हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम शशि कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक गेट, ईएससी, एसएससी, जेई और कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम, ठीक है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम लोग सारी चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा क्विक रिवीजन है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम टाइम में आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट डील करने का। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि जो हमारा मेजर एग्जाम्स है, जैसे एक ईएससी एंड गेट, ठीक है, तो इन दोनों एग्जामिनेशंस में हमारा जो हाईवे इंजीनियरिंग का वेटेज कितना है। ठीक है, अगर ईएससी एग्जाम की बात करें तो अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, जो भी ईएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर आप देखें तो अराउंड 20 to 24 मार्क्स। ठीक है, ये काफी अच्छा वेटेज होगा। सिमिलरली अगर गेट एग्जाम की बात करें तो इसमें अराउंड 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर 100 में आपका 7 to 8 मार्क्स आ जाता है तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा वेटेज है। ठीक है, तो इन दोनों एग्जामिनेशन के बेसिस पे ये जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हमारे इस चैनल से नोटिफिकेशन हो या फिर कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा चैप्टर 1 है, इसमें जो हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो डेवलपमेंट ऑफ रोड में क्या है, पहला है जयकार कमिटी। ठीक है, तो जयकार क्या था कि जयकार एक इंजीनियर था। ठीक है, तो जब जयकार से पूछा गया कि हमारे यहाँ इंडिया में रोड को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक सजेशन दिया। उस सजेशन में क्या था कि एक्स्ट्रा टैक्स, सेमी ऑफिशियल नॉन टेक्निकल बॉडी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर हम लोग को रोड को डेवलप करना है तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा टैक्स लगाना पड़ेगा, सेमी ऑफिशियल नॉन टेक्निकल बॉडी की जरूरत पड़ेगी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये जयकार ने बताया। इसके बाद जयकार कमेटी के बाद हमारे बहुत सारे कमेटी हुए, जैसे कि हाईवे डेवलपमेंट 20th सेंचुरी के बीच में हमारा आ जाता है इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बट दैट आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नागपुर रोड प्लान। ठीक है, तो नागपुर रोड प्लान को हम लोग फर्स्ट 20 ईयर प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था, 1943 से 1961 के बीच में। ठीक है, तो देखिए नागपुर रोड में क्या प्रपोज किया गया था, कि ट्रैफिक डेंसिटी होना चाहिए कितना, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। मीन्स 100 किलोमीटर का एरिया अगर हो 100 किलोमीटर स्क्वायर का, तो उसमें मिनिमम कितना 16 किलोमीटर रोड हमारा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग ना। सेकेंड थिंग, ये सुटेबल का मतलब इस नागपुर रोड प्लान में क्या बताया गया था कि जो भी हमारा रोड होगा वो क्या होगा, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में होगा। ये रिकमेंड किया गया था किसमें, नागपुर रोड प्लान में। अब देखिए ये क्या था, 20 ईयर का प्लान में ये सब हम लोग को क्या क्या प्रपोज किया गया था। बट इस नागपुर रोड प्लान में क्या हुआ कि ये हमारा 18 ईयर में ही ये जो हमारा प्रपोज मीन्स ट्रैफिक डेंसिटी, ये सारा अचीव कर लिया गया कितना 18 ईयर में ही। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कितना 1943 से ये कंप्लीट होना चाहिए था कितना में 1963 में, ये कंप्लीट हो गया 1961 में। ठीक है ना। सेकेंड जो रोड प्लान है वो है हमारे पास मुंबई रोड प्लान। ठीक है, इस मुंबई रोड प्लान को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान बोलते हैं। ठीक है, ये कब से कब था, 1961 to 1981। ठीक है, अब देखिए इस मुंबई रोड प्लान में क्या प्रपोज किया गया था कि जो ट्रैफिक डेंसिटी होगा वो कितना होगा, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। मीन्स 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में कितना रोड होना चाहिए, रोड का लेंथ हम लोग को मिनिमम कंस्ट्रक्शन करना है वो 32 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए मुंबई रोड प्लान में क्या है, एक्सप्रेसवे इंक्लूडेड इन दिस प्लान।
मतलब मुंबई रोड प्लान में क्या है, एक्सप्रेसवे को नया इंक्लूड किया गया था उस रोड प्लान में, जो कि नागपुर रोड प्लान में नहीं इंक्लूड था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि एक्सप्रेसवे कौन से रोड प्लान में इंक्लूड किया गया था। ना नेक्स्ट रोड प्लान जो है वो लखनऊ रोड प्लान है। ठीक है, ये भी हमारा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। ये हुआ था 1981 टू 2001 के बीच में। ठीक है, अब क्या है, इस रोड प्लान में जो ट्रैफिक डेंसिटी हमारा प्रपोज किया गया था वो कितना, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 100 किलोमीटर रोड एरिया में हमारा रोड का लेंथ कितना होना चाहिए था, 82 किलोमीटर। और इस लखनऊ रोड प्लान में हमारा जो एक्सप्रेसवे का लेंथ प्रपोज किया गया था वो कितना था, 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये था हमारा रोड प्लान। अब देखिए, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि पहले कौन सा था, नागपुर था, मुंबई था, लखनऊ था। तो आप लोग इसको उल्टा याद रख सकते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर, पहले एल आता है, फिर एम, फिर एन। ठीक है, मीन्स अगर आप अल्फाबेटिक ऑर्डर एल एम एन इस ऑर्डर में अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग इजी होगा याद रखना। पहले आया था नागपुर, देन मुंबई, देन लखनऊ। ठीक है, ये था हमारा क्या, डेवलपमेंट ऑफ रोड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। ठीक है, देखिए हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे में पहला आता है अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि फिक्सिंग ऑफ सेंटर लाइन। जैसे कि अगर कोई भी रोड है, ठीक है, ऐसे, तो इसका जो बीच का सेंटर लाइन, जो बीच का होता है, जिसमें आप लोग रोड में देखेंगे व्हाइट कलर का अल्टरनेटिव दिया जाता है। ठीक है, सेंटर लाइन पट्टी, इस लाइन को फिक्स करना कि रोड का जो सेंटर लाइन होगा उसको कहाँ पे फिक्स करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, ना हमारे पास सर्वे। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट अ रोड व्हाट टाइप ऑफ सर्वे वी हैव रिक्वायर्ड। तो हमारे पास 4 टाइप का सर्वे होता है। पहला है मैप सर्वे। ठीक है, मैप सर्वे में क्या करते हैं, अगर कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग रोड है उसके ऊपर फिर से हम लोग को उस रोड को कंस्ट्रक्ट करना है या फिर स्ट्रेंथनिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पुराना रोड का मैप है उस मैप को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं मैप सर्वे। ना सेकंड आता है रिकॉग्निशंस सर्वे। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस मैप, और जो भी हमारा प्रीवियस मैप के बेसिस पे फील्ड पे जो भी हमारा चीज अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग रफली जो भी सर्वे करेंगे उसको हम लोग रिकॉग्निशंस सर्वे बोलते हैं। ठीक है, ना थर्ड है प्रिलिमिनरी सर्वे। देखिए प्रिलिमिनरी सर्वे में हमारा 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी सर्वे है, वो है हमारा एक सॉइल सर्वे। सॉइल सर्वे में क्या करते हैं कि जहां पे रोड कंस्ट्रक्ट करना है उस एरिया में सॉइल को हम लोग 1.5 मीटर टू 3 मीटर डेप्थ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सकवेट करके चेक करते हैं कि जो भी हमारा सॉइल का प्रॉपर्टी है, रिक्वायरमेंट है रोड का कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सही है या नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, ईएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, ना प्रिलिमिनरी सर्वे में सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फाइनल सेंटर लाइन इज फिक्स्ड। मीन्स मैं जो बताया था अभी, अलाइनमेंट मीन्स अलाइनमेंट को फिक्स किया जाता है इसी प्रिलिमिनरी सर्वे में ही। ठीक है, ये भी ईएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा सर्वे है वो क्या है, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ठीक है, जब सारा चीज हो जाता है तो उसके बाद हम लोग रोड का फाइनल लोकेशन और डिटेल सर्वे हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सर्वे है, इस सर्वे में इंपॉर्टेंट एक चीज और आ जाता है कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों का सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम्स में कि पहले कौन सा सर्वे किया जाता है, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, इधर उधर कर दिया तो आप लोग को याद रखना, फर्स्ट में मैप सर्वे करते हैं, सेकंड में रिकॉग्निशंस, थर्ड में प्रिलिमिनरी एंड फोर्थ में फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग, मींस रोड का जो भी ड्राइंग है। तो हमारा पहला है इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में की मैप। की मैप में क्या है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग रोड है और प्रपोजिंग रोड है, दोनों को मिलाने के बाद कैसा होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं की मैप में। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारे पास इंडेक्स मैप। इंडेक्स मैप में हम लोग क्या करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप और टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। मींस जिस एरिया में हम लोग को रोड कंस्ट्रक्शन करना है उस एरिया का हमारा पास ग्राउंड का नेचुरल फीचर्स क्या है, मींस कहाँ पे ट्री है, कहाँ पे पॉन्ड है, लेक है, ये सारे जो भी ग्राउंड फीचर्स हैं, ये सारी चीज हम लोग इस इंडेक्स मैप से स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 2 दैट इज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ठीक है, तो हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में क्या करते हैं
कितना स्पीड होना चाहिए, कितना कर्व प्रोवाइड करते हैं, करना पड़ेगा, कितना वर्टिकल कर्व, कितना कैम्बर, ठीक है, कितना ग्रेडियंट होना चाहिए, ये सारी चीजें उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक डिजाइन का हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डिजाइन स्पीड मेन फिक्स करना, सेकंड टेरेन, कौन सा टेरेन में है ना, एंड नेक्स्ट फ्रिक्शन। तो देखिए डिजाइन स्पीड हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रोड, कि हमारे पास कौन से टाइप का रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, या तो वो एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, या फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, या फिर विलेज रोड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रोड के बेसिस पे हमारा क्या होता है, डिजाइन ऑफ स्पीड डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे हमारा जो सबसे टॉप क्लास का रोड होता है, मीन सुपीरियर रोड होता है, वो क्या होता है, एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे होता है। ठीक है, तो मतलब जितना भी टॉप क्लास का रोड होगा उसका डिजाइन स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि एक्सप्रेसवे का डिजाइन स्पीड जनरली 120 किलोमीटर पर आवर होता है, हाईवे का 120 और 100 के अराउंड होता है। ठीक है, सिमिलरली जितना सुपीरियर रोड होगा डिजाइन स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ सेकंड डिपेंड करता है टेरेन, मीन्स जो भी हमारा रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस एरिया, वो एरिया जो है किस टाइप के टेरेन में लाई करता है, मीन्स प्लेन टेरेन है, रोलिंग टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन है और स्टीप टेरेन है। ठीक है, प्लेन टेरेन में हमारा जो होगा रोड का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, वो इजी से कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे हम लोग इस साइड में बढ़ते जाएंगे, मीन्स प्लेन का रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप, तो जैसे जैसे हम लोग इस साइड बढ़ेंगे हमारा डिजाइन स्पीड कम होगा, कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्टी जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है कोफिशिएंट, वो हमारा रोड और टायर के बीच में यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कितना होना चाहिए, 0.35 टू 0.40। याद रखिएगा ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन जो कि हमेशा यूज होता है किसमें, साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन में हमारा ये यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो हमारा फ्रिक्शन है ट्रांसवर्स और लेटरल फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है स्पीड पे। अगर स्पीड बढ़ेगा तो हमारा जो ये फ्रिक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज कब तक करेगा, अप टू अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। मीन्स स्पीड को हम लोग जब तक बढ़ाते जाएंगे, कितना तक, 80 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर के बाद अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं स्पीड को, तो हमारे पास फ्रिक्शन जो है एफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कितना, 0.4 पे, सॉरी 0.35 पे। ठीक है, 0.35 से कम नहीं होगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन। ना नेक्स्ट है हमारे पास पेवमेंट अनइवननेस। ठीक है, पेवमेंट अनइवननेस क्या होता है वे समझना है। पेवमेंट अनइवननेस होता है, ठीक है, तो पेवमेंट अनइवननेस क्या होता है, क्यूमुलेटिव सम ऑफ इंडुलेशन ऑन द ग्राउंड। जैसे कि देखिए नॉट ग्राउंड इट इज अ रोड, जैसे कि ये हमारे पास रोड का सरफेस है, कुछ ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अगर एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ इवननेस है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, ये सारे का जो सम होगा, सपोज एक पहले x1 है, x2 है, x3 है, तो पेवमेंट अनइवननेस इंडेक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 जितना भी होगा सम। ठीक है, ये मेजर किया जाता है पर 1 किलोमीटर पे। ठीक है, तो देखिए अनइवननेस अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, रोड में कंफर्ट कम होगा, डिसकंफर्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा आता है कि अनइवननेस इंडेक्स मेजर किससे करते हैं। ठीक है, तो अनइवननेस मेजर हम लोग करते हैं रफोमीटर से और बम्प इंटीग्रेटर से। क्लियर है, ये दोनों डिवाइस को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पेवमेंट अनइवननेस किससे मेजर करते हैं, रफोमीटर एंड बम्प इंटीग्रेटर से। ठीक है, ना नेक्स्ट है, और यहां से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब चालू होता है हाईवे इंजीनियरिंग का, जो है हमारे पास कैम्बर। ठीक है, कैम्बर क्या होता है, ट्रांसवर्स स्लोप अक्रॉस द रोड। ठीक है, रोड के ट्रांसफर डायरेक्शन में जो भी स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कैम्बर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टू ड्रेन द रेन वाटर। मीन्स जो भी बारिश का पानी है वो बारिश का पानी को हम लोग ड्रेन आउट, क्योंकि अगर रोड में बारिश का पानी आ जाएगा तो रोड जल्दी ही खराब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सुपीरियर द रोड लेसर द कैम्बर। मीन्स जितना सुपीरियर रोड रहेगा, जस्ट लाइक सीसी रोड और बिटुमिनस रोड। ठीक है, तो जितना सुपीरियर रोड रहेगा कैम्बर का वैल्यू उतना ही कम रहेगा। ठीक है, उसके बाद और एक चीज आता है रेन। ठीक है,
रेन अगर हैवी होगा मीन्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, कैम्बर हमारे पास क्या होगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। मीन्स हैवी रेनफॉल एरिया में भी हम लोग क्या करते हैं, कैम्बर का वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कैम्बर का मेन पर्पस ये कि टू ड्रेन द रेन वाटर, ठीक है। तो जहां पे रेन ज्यादा होगा तो कैम्बर भी ज्यादा ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कैम्बर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैम्बर, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप का कैम्बर है जो कि हम लोग रोड पे प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास पहला है पैराबोलिक कैम्बर, ठीक है। तो पैराबोला का मेन इक्वेशन होता है y इक्वल टू 2x² / तो जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास पैराबोलिक प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो कुछ हद तक यह स्ट्रेट रहता है और जो एज होता है एज में कुछ ज्यादा ही शार्प क्राउन टाइप का आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी व्हीकल जब मूव करता है, सपोज दैट कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ये व्हीकल तो साइड पे मूव नहीं करना चाहता, हमेशा वो चाहता है कि हम बीच पे मूव करें। तो इसमें क्या डिसएडवांटेज आ जाता है, रट्टिंग फॉर्मेशन का चांसेस ज्यादा हो जाता है इस टाइप के कैम्बर पे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसका मैक्सिमम सेंट्रल राइज अगर कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, पैराबोला है, ठीक है। अगर बीच में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा तो बीच पे अगर हम लोग यहाँ से विड्थ का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, W/2। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x मेजर कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में y। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इक्वल टू कितना, W/2 पे हम लोग को क्या y मैक्स मिलेगा। तो इस इक्वेशन में अगर ये W/2 पुट करेंगे तो हमारे पास y मैक्स मिल जाएगा W/2n, ठीक है। क्लियर? ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम सेंट्रल राइज, ठीक है। उसके बाद पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करने का क्या डिसएडवांटेज है वो भी पता चल गया कि रटिंग फॉर्मेशन होने का चांसेस होता है। रटिंग क्या होता है, जब व्हीकल रिपीटेशन एक ही प्लेस पे चलने लगता है तो हमारा रोड का क्या होता है, कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे हो जाता है। मीन्स यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा क्योंकि बार बार यहाँ पे व्हीकल मूव करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड टाइप का जो कैम्बर है वो स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर कुछ इस टाइप से होता है, उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो स्ट्रेट होता है। यहाँ पे क्या था, पैराबोलिक प्रोफाइल था, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसमें भी अगर सेंट्रल राइज मैक्सिमम y मैक्स का बात करें तो यहाँ पे भी सेम आ जाता है। x के ऊपर यहाँ W/2 पुट करेंगे लीनियर इक्वेशन में तो डायरेक्टली हम लोग को मिल जाएगा y मैक्स इक्वल टू W/2n, ठीक है। और जनरली ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर किसमें, सीसी रोड में प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि उस टाइप के रोड में हम लोग को क्या है कि जो सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम लोग पैराबोलिक कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो सीसी रोड में हम लोग क्या, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारे ये सेंट्रल राइज है या सेंट्रल लाइन है, इस क्या होता है, शार्प क्राउन फॉर्म करता है, ठीक है, शार्प क्राउन। ये जो टॉप पॉइंट होता है उसको क्राउन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, शार्प क्राउन फॉर्म करता है, इसलिए ये हमारे पास डिसएडवांटेज है स्ट्रेट लाइन कैम्बर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्बर। मीन्स कुछ पार्ट हम लोग स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, कुछ पार्ट पैराबोलिक प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास विड्थ है रोड का, यहां से यहां तक क्या किया, स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड किया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। उसके यहां से क्या किए, ये हमारे पास पैराबोलिक है, फिर स्ट्रेट लाइन। मीन्स दोनों साइड एज पे हम लोग क्या किए हैं, स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड किए हैं, बीच पे हम लोग पैराबोलिक प्रोवाइड किए हैं। और जो पैराबोलिक कितने विड्थ पे, W1 विड्थ पे प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अगर इस W1 का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहां से यहां तक का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। मीन्स W1/2 तो हमारे पास ये सेंट्रल राइज जो है इस कॉम्बिनेशन कैम्बर पे हम लोग को मिल जाएगा y मैक्स इक्वल टू W1/2n, ठीक है। ये हमारे पास था टाइप्स ऑफ कैम्बर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक डिजाइन में ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्लोप अलोंग द रोड, ठीक है। मीन्स अगर कोई रोड है कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी स्लोप प्रोवाइड करते हैं उस स्लोप को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, और जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई भी रोड में नहीं दिया हुआ हो या फिर क्वेश्चन में, तो हम लोग कितना लेते हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कैम्बर, ठीक है। जो भी हमारे पास रोड में कैम्बर आएगा या फिर रोड में जो भी कैम्बर प्रोवाइड करते हैं उस कैम्बर का डबल हम लोग एज ए ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, जस्ट आप लोग को याद रखना।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट में आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है कि आप लोग पहले समझिए कि ये हमारे पास रोड का स्लोप है, अलोंग द रोड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ठीक है। तो अगर बारिश होगा तो डायरेक्टली इस डायरेक्शन में पानी तो फ्लो करेगा नहीं, और हम लोग पानी को ड्रेन आउट करने के लिए क्या कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो जहां पे जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ग्रेडियंट का और कैम्बर का, ठीक है, तो उस दोनों जगह में जिस डायरेक्शन में हमारा जो रेन वाटर फ्लो करेगा यानी ड्रेन आउट होगा, उस डायरेक्शन में जो भी स्लोप होगा उस स्लोप को हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन इन विच वाटर फ्लोज इन द रोड, ठीक है। ये क्या होता है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ऐसे कि अगर ये हमारा पास क्रॉस डायरेक्शन है, मीन्स कैम्बर का स्लोप है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास ग्रेडियंट का डायरेक्शन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। क्लियर है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। ना नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। तो कौन सा ग्रेडियंट का कितना वैल्यू होता है, कितना पिलाइज करता है, ये आप लोग को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टाइप का ग्रेडियंट है उसको अरेंज करना, ठीक है, कि कौन सा ग्रेडियंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, कौन सा का सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम जो ग्रेडियंट होता है वो होता है फ्लोटिंग ग्रेडियंट, जिसको हम लोग जीरो ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। मीन्स सिंपली स्ट्रेट लाइन, नो ग्रेडियंट, ठीक है, फ्लोटिंग ग्रेडियंट हो गया। उसके बाद आता है इससे ज्यादा जो होता है वो हमारे पास मिनिमम ग्रेडियंट, देन रूलिंग ग्रेडियंट, देन लिमिटिंग ग्रेडियंट, देन एक्सेप्शन ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि सबसे ज्यादा होता है एक्सेप्शन ग्रेडियंट, सबसे कम होता है फ्लोटिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक चीज और याद रखना है कि कभी कभी एग्जाम में ये फ्लोटिंग ग्रेडियंट का ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप लोग को मिनिमम में लगाना है, ठीक है। और एक चीज एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ग्रेडियंट पे हम लोग का जो होता है रोड डिजाइन होता है, तो हमारे पास ये रूलिंग ग्रेडियंट पे क्या होता है, रोड डिजाइन होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, रूलिंग ग्रेडियंट पे हमारा क्या होता है, रोड डिजाइन होता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है ग्रेड कॉम्पेंसेशन, ठीक है। देखिए ग्रेड कॉम्पेंसेशन क्या होता है कि जब हॉरिजॉन्टल कर्व में, ठीक है, व्हीकल चलता है और हॉरिजॉन्टल कर्व में हमारा जो हॉरिजॉन्टल कर्व तो रहेगा ही, उसके साथ अगर कोई ग्रेडियंट आ जाए, या तो डाउन ग्रेडियंट या तो अप ग्रेडियंट, तो उस समय क्या होता है व्हीकल को ड्राइव करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइप के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्रेडियंट होता है उसको हम लोग कॉम्पनसेट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना कॉम्पनसेशन करना पड़ता है, तो उसमें जो हमारे पास अवेलेबल ग्रेडियंट है पहले से कुछ रहेगा, ठीक है। तो उसमें अलाउेबल ग्रेडियंट पहला जो होगा हमारे पास एक्चुअल ग्रेडियंट माइनस 4%, ठीक है। मीन्स जो पहले से उसमें से 4% माइनस कर देंगे, जो आएगा वो फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला परसेंटेज जीसी इक्वल टू 30 प्लस आर बाय आर। यहाँ पे आर क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस, किसमें, मीटर में, ठीक है। इससे एक वैल्यू आएगा ना, और एक आएगा हमारे पास परसेंटेज जीसी इक्वल टू 75 बाय आर, ठीक है। अब देखिए इन तीनों फॉर्मूला में से जो भी मिनिमम आएगा, ठीक है, उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, एक्चुअल ग्रेडियंट जो हमारे पास रोड में अवेलेबल है, उसमें से जो हमारे पास ग्रेड कॉम्पनसेशन का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ग्रेड कॉम्पनसेशन का वैल्यू होगा वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 4% से कम आ जाता है तो हम लोग क्या फिक्स कर देंगे, वो 4%, ठीक है। यहाँ पे 4% क्यों फिक्स किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल ग्रेडियंट है उसमें से 4% माइनस हो रहा है। ये यूज कब होता है, जब ग्रेडियंट हमारा 4% से ज्यादा होगा तभी ये हमारे पास एप्लीकेबल है, इसीलिए इसका वैल्यू हमारे पास 4% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास था ग्रेडियंट। नाउ नेक्स्ट है साइट डिस्टेंस। देखिए साइट डिस्टेंस क्या होता है, साइट से पता चल रहा है कि साइट मतलब दिखने वाला डिस्टेंस। अगर व्हीकल को कोई भी ड्राइवर चला रहा है तो उस ड्राइवर को कितना डिस्टेंस विजिबल है उसके आगे फॉर द डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है। मतलब कि ओवरटेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, ये डिफरेंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए कितना विजिबल डिस्टेंस होना चाहिए, वो हमारे पास हो जाता है साइट डिस्टेंस, ठीक है। इसमें से हमारा पहला जो साइट डिस्टेंस आता है वो है हमारे पास स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। मीन्स टू स्टॉप अ व्हीकल हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी रिक्वायर्ड टू सी, ओके। मीन्स ड्राइवर को देखने के लिए कितना डिस्टेंस विजिबल होना चाहिए, उस डिस्टेंस को हम लोग स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है SSD इक्वल टू VT प्लस V स्क्वायर बाई 2G होल इंटू ईटा प्लस F प्लस माइनस कैपिटल N, ठीक है। आप समझिए कि ये है क्या,
ये जो v है, v हमारे पास रोड का डिजाइन स्पीड है, ठीक है। जो भी रोड है उस रोड का कितना डिजाइन स्पीड है इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ t हमारे पास है रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम कितना होता है ड्राइवर का, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड फॉर नॉर्मल ड्राइवर एंड 0.7 सेकंड फॉर आइडियल ड्राइवर, ठीक है। लोग को और एक चीज याद रखना है कि जब कोई भी ड्राइवर कोई भी व्हीकल को जब ओवरटेक करता है तो उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो आइडियल ड्राइवर के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। उसी समय ये यूज होता है। बट अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप लोग 2.5 यूज कीजिएगा, ये IRC ने रिकमेंड किया, ठीक है। v और t हो गया। और देखिए ये जो v और t है, ये दोनों जो डिस्टेंस है ये हमारे पास हो जाता है क्या लैग डिस्टेंस, ठीक है, लैग डिस्टेंस, क्लियर। अब ये लैग डिस्टेंस में जो ये हमारा t है, ठीक है, ये जो t रिएक्शन टाइम ये हमारा कैलकुलेशन होता है PIEV थ्योरी से, ठीक है। PIEV थ्योरी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रोड में देखें, पहले देखेंगे, समझेंगे, रिएक्शन करेंगे, ये हमारा होता है PIEV थ्योरी के बेसिस पे हम लोग ये हमारा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये जो v²/2g होल इंटू बीटा f प्लस माइनस n, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, ये पूरा डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, राइट, ब्रेकिंग डिस्टेंस। देखिए ये दोनों टर्म को मैं सेपरेट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, खास करके गेट एग्जाम में कभी होता है कि पूछ देता है सिंपली लैग डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए, लैग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ब्रेकिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दोनों सेपरेटली कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है और लैग डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस v मैं डिस्कस कर चुका हूँ, g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए n जो है सॉरी ईटा क्या है हमारे पास ब्रेक इफिशियंसी, ठीक है। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आप लोग क्या करना है, ये इसको जो ब्रेक इफिशियंसी लेना है वो 100% लेना है, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो, ठीक है। और अगर मेंशन हो तो जो भी मेंशन है वो, और अगर बोल दे कि इफेक्ट ऑफ ब्रेक इफिशियंसी यूज करना है एज पर IRC तो आप लोग को 50% लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे f है, f क्या होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका वैल्यू कितना 0.35 से 0.4 के बीच में लाके आता है, ये डिस्कस कर चुका हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास n ग्रेडियंट, ठीक है। अगर कोई भी रोड ग्रेडियंट पे हो तब ये यूज होगा, तो अगर ग्रेडियंट अगर अप ग्रेडियंट हो तो यहाँ पे हम लोग प्लस यूज करेंगे, डाउन ग्रेडियंट हो तो नेगेटिव यूज करेंगे, और स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, सॉरी स्ट्रेट लाइन रोड हो मीन्स स्ट्रेट रोड हो तो हम लोग n का वैल्यू 0 यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्पेशल केस था इसीलिए मैं इसको डिस्कस किया। अगर यहाँ पे ईटा का वैल्यू 100%, ठीक है, और n का वैल्यू अगर 0 ले लें, सिंपली ये फॉर्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा SSD इक्वल टू VT प्लस v²/2gf, ठीक है। सिंपली ये मीन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप लोग को सिंपली ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये जब स्पेशल कंडीशन कब, जब ब्रेक इफिशियंसी एंड ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आएगा तब जाके ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है अगर ग्रेडियंट और ब्रेक इफिशियंसी का, तो हम लोग का डायरेक्टली सिर्फ ये और सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो SSD क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला क्या वो क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेफ SSD, ठीक है। मींस विदाउट कॉलिजन कितना डिस्टेंस हम लोग को रिक्वायर्ड चाहिए टू स्टॉप द व्हीकल, ठीक है, उसको हम लोग सेफ SSD बोलते हैं, ठीक है। सेफ SSD किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो रोड का कितना लेन ऑफ ट्रैफिक है, ठीक है, कितना लेन का रोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे जो इसमें सबसे क्रिटिकल कंडीशन आता है वो है हमारे पास सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। मीन्स कोई भी रोड सिंगल लेन रोड हो, सपोज दैट ऐसे, जिसमें क्या एक ही डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर सकता है, मीन्स विड्थ 7.5 मीटर ही हो, सॉरी 3.75 मीटर ही हो, तो इस टाइप के विड्थ के रोड में अगर दो डायरेक्शन से हमारा ट्रैफिक मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास सेफ SSD क्या हो जाएगा, सेफ SSD हो जाएगा ट्वाइस ऑफ SSD। और ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। ये ट्वाइस क्यों हो जाता है समझिए, ये व्हीकल को इधर जाएगा तो रोकने के लिए कितना चाहिए, SSD चाहिए,
अब कोई व्हीकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन, इस व्हीकल को रोकने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, SSD चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 SSD मीन्स ट्वाइस ऑफ SSD, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस बोलते हैं। बाकी जितने भी कंडीशंस है मीन्स 2 लेन 1 वे ट्रैफिक, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक, 4 लेन 2 वे ट्रैफिक, ऐसा जितना भी केस होगा वो सारे केसेस में हमारा जो सेफ SSD हो जाएगा वो हो जाएगा SSD के बराबर। ठीक है, सिर्फ यही केस आप लोग को ध्यान में याद रखना है इन द केस ऑफ सेफ SSD। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है साइट डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। तो हमारे पास इंटरसेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, एक होता है कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन में क्या होता है, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा आपको, कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के केस में हमारा जो दोनों रोड है, दो रोड अगर एक जंक्शन पे मीट कर रहा है, एक क्या है माइनर रोड है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, एक है हमारे पास मेजर रोड जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन रहा तो माइनर रोड और मेजर रोड दोनों में हमारे पास जो सेफ साइट डिस्टेंस हो जाएगा वो S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा, किसके इक्वल टू, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये हमारे पास कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन रहा, कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन मीन्स कि जिस इंटरसेक्शन पे हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल होगा या फिर ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल होंगे, तो इस टाइप के इंटरसेक्शन में हमारा जो S1 है वो 15 मीटर होगा। मीन्स माइनर रोड में जो भी हमारा लेस इंपॉर्टेंट रोड है उस रोड में हमारा जो साइड डिस्टेंस होगा वो 15 मीटर होगा, एंड S2 इक्वल टू 8V। ठीक है, 8 क्या हमारे पास, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। ठीक है, 8V हमारे पास डिजाइन स्पीड ऑफ द मेजर रोड। ठीक है, तो इतना हमारे पास हो जाएगा साइड डिस्टेंस फॉर मेजर रोड। ये होता है हमारे पास साइड डिस्टेंस फॉर एट इंटरसेक्शन। ठीक है, क्लियर है। ये वाला वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारा गेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा ना। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। मैं बताया था साइट डिस्टेंस क्या होता है कि कितना विजिबल डिस्टेंस, बट अगर ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस का बात करें कि अगर हमारे पास रोड में कोई भी व्हीकल डिजाइन स्पीड से चल रहा है और कोई व्हीकल अगर उसके आगे उससे स्लो स्पीड में चल रहा है, ठीक है, तो उस स्लो व्हीकल को क्या करेगा, जो भी स्लो मूविंग फास्ट मूविंग व्हीकल है वो ट्राई करेगा कि उसको ओवरटेक कर। तो ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन और कॉलिजन। ठीक है, मतलब बिना एक्सीडेंट किए कितना डिस्टेंस उसको रिक्वायर्ड होगा कि उस व्हीकल को सेफली वो ओवरटेक कर ले। तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, और इसी का दूसरा नाम है पासिंग साइट डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इस फिगर से समझिए, ये हमारे पास एक व्हीकल है जो कि हमारे पास डिजाइन स्पीड में चल रहा है। ठीक है, और एक क्या है, कोई स्लो मूविंग व्हीकल है। ठीक है, स्लो मूविंग व्हीकल है B। ठीक है, तो ये जो फास्ट मूविंग व्हीकल है क्या करेगा, पहले तो मेंटेन करेगा कि ये स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड, क्योंकि इसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि इधर का जो स्पेस है वो क्लियर है या नहीं ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या किया, जितना टाइम इसको ये इसका V का स्पीड मैनेज करने में लगा उतने देर में ये कितना डिस्टेंस चला D1। ठीक है, अब वो मैनेज करने के बाद जैसे इसको पता चला है कि अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट साइड है, ठीक है, ये क्लियर हो गया है ओवरटेक करने के लिए, तो वहां से जब निकल के ये नेक्स्ट लाइन पे सेफली मूव कर जाएगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा D2। ठीक है, और जितने टाइम पे A1 से A2 के बीच में जाएगा उतने टाइम पे हमारा कोई अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन पे जो भी व्हीकल आ रहा है डिजाइन स्पीड से वो कितना मूव करेगा, मीन्स C से C1, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना D3। ठीक है, अब देखिए जहां पे ये अपना लाइन को छोड़ा, मीन्स यहां से जैसे ही अपना जो लाइन को छोड़ा वहां से जो स्लो मूविंग व्हीकल है इन दोनों व्हीकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो S1 है, और जब ये सेफली अपने लाइन पे वापस आ गया तो वापस आने के बाद जो ये B का व्हीकल B और इस व्हीकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है S2, और जितना देर ये इसको ओवरटेक करने में लगा उतने देर में जो हमारा स्लो मूविंग व्हीकल है B से B1 ट्रेवल किया, ये जो हमारा डिस्टेंस है स्मॉल b, ये हमारे पास S1 प्लस B प्लस S2, ये इक्वल हो जाएगा किसका, हमारे पास D2 के। ठीक है, तो देखिए हमारे पास OSD टोटल कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3। अब D1 कितना आता है, D1 कितना, ये जो फास्ट मूविंग व्हीकल है इसका स्पीड को मेंटेन किया,
मीन्स इसका रिएक्शन टाइम की जो हमारे ये लाइन है क्लियर हो गया है उतना रिएक्शन करने में कितना डिस्टेंस ये मूव की, ये हमारे पास होगा वीबी इंटू टी। टी यहाँ पे हो जाएगा 2 सेकेंड, दैट इज रिएक्शन टाइम। ठीक है, रिएक्शन टाइम याद रखिएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए हमारा रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड था। ठीक है, बट इन द केस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमारा जो रिएक्शन टाइम है 2 सेकेंड है। ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास हो गया क्या, D1 ना। अगर D2 की बात करें, D2 हमारे पास क्या हो गया, S1 प्लस S2 प्लस B, और B इक्वल टू क्या है, जितना टाइम लगा इस व्हीकल को यहां तक ओवरटेक करने में, ठीक है, यहां तक ओवरटेक करने में उतने देर में ये जो B से B1 मूव किया उतना, मीन्स VB इंटू कैपिटल T। मैं क्या मान लिया कि इस व्हीकल को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कैपिटल T लगा। अब ये कैपिटल T कैसे कैलकुलेशन होगा, कैपिटल T कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग के पास फॉर्मूला है √2i ऑफ S1 प्लस S2 बाई A। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल ए। ठीक है, ये जो व्हीकल कितना एक्सेलरेट कर रहा है ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास बच जाता है D3। तो ये ओवरटेक प्रोसेस, ओवरटेकिंग करने के टाइम जितना टाइम लगा उतने टाइम पे ये जो अगेंस्ट द डायरेक्शन पे आ रहा है व्हीकल, उस व्हीकल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, मीन्स अगर ये V डिजाइन स्पीड से आ रहा है तो डिजाइन स्पीड इंटू दिस ओवरटेकिंग टाइम, तो हमारे पास D3 क्या हो जाएगा, डिजाइन स्पीड इंटू ओवरटेकिंग टाइम। तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्लियर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि क्वेश्चन में S1 एंड S2 दिया नहीं रहता है। ठीक है, अगर S1 एंड S2 नहीं दिया हुआ रहता तो दोनों S1 इक्वल टू S2 इक्वल्स टू कितना लेंगे, दोनों के इक्वल S इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ VB प्लस L। L हमारे पास है लेंथ ऑफ रिजिड व्हील बेस, इक्वल्स टू होता है कितना, 6.1 मीटर। ठीक है, मतलब कि एक व्हीकल है और एक व्हीकल है। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 0.7 भी, और यहां से हाफ S और यहां से हाफ S। ठीक है, सॉरी L, दैट इज लेंथ ऑफ रिजिड व्हील बेस। क्लियर। ये हमारे पास हो गया S1 S2। अगर यहाँ से S1 S2 दोनों के इक्वल टू S यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, √4S बाय A। क्लियर। ये हमारे पास था ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ना ओवरटेकिंग जोन होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे हम लोग ओवरटेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाइक माउंटेनियस और हिली एरियाज में, तो उस टाइप के जगह पे हम लोग क्या ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरटेकिंग जोन कितना होता है, 3 टाइम्स OSD, एंड डिजायर्ड ओवरटेकिंग जोन जो होता है वो 5 टाइम्स OSD होता है। इसको आप बोल सकते हैं कि मिनिमम ओवरटेकिंग जोन इज 3 टाइम्स OSD एंड मैक्सिमम 5 टाइम्स OSD। ठीक है, हमारे पास सेफ OSD। ठीक है, सेफ OSD क्या होता है कि जब हम लोग ओवरटेक करते हैं तो उसमें कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा विदाउट कॉलिजन। ठीक है, तो सेफ OSD में हमारा आता है 2 लेन 2 वे ट्रैफिक, मीन्स 2 लेन रोड है और दोनों साइड से ट्रैफिक का मूवमेंट है। तो हमारे पास सेफ OSD उस केस में क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, और रेस्ट ऑल द केसेस मीन्स दूसरे सारे टाइप्स के रोड, मीन्स सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक और 4 लेन 2 वे ट्रैफिक, 4 लेन 1 वे ट्रैफिक, चाहे जैसा भी होगा। ठीक है, तो वो सारे केस में हमारे पास हो जाएगा सेफ OSD इक्वल टू D1 प्लस D2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल है, ध्यान रखिएगा कि अगर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक होगा तो हमारे पास D1 प्लस D2 प्लस D3 होता है। ठीक है, ये हमारे पास साइड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या है, हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं, सपोज दैट जैसे ये देखिए एक रोड है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और एक है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो दोनों रोड का क्या है, अलाइनमेंट डिफरेंट है। टू स्मूथली चेंज द डायरेक्शन और अलाइनमेंट वी प्रोवाइड वन हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं पता चल गया, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, तो देखिए जब कोई भी व्हीकल इस हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करता है, ठीक है, तो इसके आउटर साइड में
एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। ये बेसिक्स है फिजिक्स का, 11th क्लास का आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, कि जब भी कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, आउटर साइड में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो ये P हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड में एक्ट कर रहा है, तो इसी का इफेक्ट होता है एक सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं P/W इक्वल टू V²/GR। ठीक है, यहाँ पे P क्या हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, W क्या हो गया, वेट ऑफ दिस व्हीकल, एंड V क्या है हमारे पास, डिजाइन स्पीड, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड R है एयर रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, ये क्या करता है, व्हीकल को आउटसाइड खींचने का कोशिश करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, अगर V इंक्रीज होगा तो क्या होगा, P/W इंक्रीज करेगा, एंड अगर R इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या है, P/W डिक्रीज करेगा। मीन्स जितना ज्यादा बड़ा कर्व प्रोवाइड करेंगे उतना स्मूथ होगा हम लोग को क्या, व्हीकल को ड्राइव करने में इन द हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, इस सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का दो इफेक्ट होता है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे एक ओवरटर्निंग और एक लैटरल स्केटिंग। ठीक है, तो ओवरटर्निंग क्या होता है, जस्ट लाइक हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्हीकल पलटी कर गया, उलट गया। ठीक है, तो वो जो पलटी हो जाता है, उलट जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ओवरटर्निंग। ठीक है, तो ओवरटर्निंग को रेसिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है P/W, ये P/W शुड नॉट ग्रेटर देन B/2H। अब समझ में यहाँ पे B क्या है और H क्या है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये कोई एक व्हीकल है, अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ये बीच हॉरिजॉन्टल कर्व पे। ठीक है, तो ये व्हीकल का विड्थ हो गया B, और जहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है व्हीकल का, यहाँ पे वहां से रोड तक का जो हाइट है ये हो गया हमारे पास H। क्लियर है, तो सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन B/2H। ठीक है, अगर P/W ग्रेटर देन B/2H हो गया तो क्या होगा, हमारे पास ओवरटर्निंग अकर होगा, मीन्स व्हीकल पलटी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो इफेक्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का, वो है लेटरल स्किड। लेटरल स्किड क्या होता है कि व्हीकल अगर खड़ा हो या फिर मूव कर रहा हो, वो क्या करेगा, स्लाइड करने का कोशिश करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, फॉर सेफ्टी अगेंस्ट दिस लेटरल स्किडिंग the centrifugal ratio should not be greater than this coefficient of friction, or you can say this frictional force, जो कि हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये हमारे पास क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये हमारे पास क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में जो भी हमारे पास ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इस फ्रिक्शनल फोर्स से ये जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए फॉर सेफ्टी अगेंस्ट लेटरल स्किड। अगर ये लेटरल P/W ज्यादा हो जाता है इस F से, तो क्या होगा, स्किड अकर हो जाएगा, मीन्स स्किडिंग करने का चांसेस है और स्किड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इफेक्ट था किसका, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है सुपर एलिवेशन। देखिए हर एग्जाम में क्या होता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाईवे से एक क्वेश्चन सुपर एलिवेशन से आएगा। ठीक है, चाहे वो SSC हो, ESC हो या फिर गेट हो, मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है कि यहां से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूं कि सुपर एलिवेशन, इसको हम लोग कांट भी बोलते हैं और एंगल ऑफ बैंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से। क्लियर है, ये क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल कर्व में हम लोग जो भी क्रॉस स्लोप और ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व में टू रेसिस्ट दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसको हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, E+F इक्वल टू V²/GR, और ये V²/GR किसके इक्वल था, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के बराबर। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेट करके लिख रहा हूँ P/W, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। ठीक है, यहाँ पे E क्या हो गया, सुपर एलिवेशन, F क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा, जब मैं साइड डिस्टेंस बता रहा था उसमें जो F आ रहा था वो था लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है वो है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, और इसका वैल्यू कितना होता है 0.15, राइट। एंड यहाँ पे जो R है वो क्या है, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन मीटर, V क्या है, डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अगर इस इक्वेशन में अगर हम G का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दें और डिजाइन स्पीड V को अगर हम किलोमीटर पर आवर में पुट करें, तो ये जो फॉर्मूला है
हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 R। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये V क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, और R क्या है, R मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे E का वैल्यू, E शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7%। ये क्या IRC ने रिकमेंड किया है कि सुपर एलिवेशन का वैल्यू कितना, 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर सुपर एलिवेशन में F 0 हो जाए, ठीक है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 R, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर हम लोग F को 0 कर देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू F को अगर 0 कर देते हैं तो हमारे पास E क्या बन जाएगा, E बन जाएगा वी स्क्वायर बाय 127 R, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, ठीक है, और बैलेंस सुपर एलिवेशन। इस टाइप के कंडीशन में क्या होता है कि रोड में बहुत ही हाई सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, स्पीड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सेकंड केस है, अगर E 0 हो गया, ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल कर्व में कोई भी ट्रांसवर्स स्लोप नहीं प्रोवाइड किया, कोई भी ये जो आउटर एज को हम लोग राइज करते हैं, ऊपर उठाते हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास F का वैल्यू जो मिलेगा वी स्क्वायर बाय 127 R के इक्वल्स होना चाहिए। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सुपर एलिवेशन को 0 कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस ना, तीसरा केस, इफ v इक्वल टू 0 मीन्स हॉरिजॉन्टल कर्व पे अगर व्हीकल है यहाँ पे, ठीक है, व्हीकल है, अगर स्टॉप खड़ा है, ठीक है, तो खड़ा है तो कितना सुपर एलिवेशन उसको चाहिए होगा मिनिमम, जिसके क्या होगा कि वो व्हीकल ओवरटर्न नहीं करेगा, स्किड नहीं करेगा। तो क्या होगा, अगर इस इक्वेशन में v का वैल्यू 0 कर देते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। E किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, फ्रिक्शन के। और ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व में 0.15, ठीक है। For say E should not be greater than tan theta. Tan theta is nothing but equals to super elevation, ठीक है, इक्वल टू 0.15। यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालें, ये जो क्रॉस स्लोप है, ये थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए, 8.53। मीन्स जो भी हमारा ये थीटा है हॉरिजॉन्टल कर्व में, ठीक है, जितना हम लोग स्लोप प्रोवाइड करेंगे उस स्लोप का जो वैल्यू होना चाहिए 8.53 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 कंडीशन, ठीक है, जिसमें से ये जो फर्स्ट कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है, ठीक है, ये दोनों कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, खास करके गेट में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिजाइन सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो जो भी हम हाईवे में सुपर एलिवेशन का डिजाइन करते हैं तो हम लोग हमेशा क्या, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के बेसिस पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। IRC ने रिकमेंड किया। IRC क्या बोलता है कि जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को 75% जो है हमारा जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो रेसिस्ट करता है, और 25% है जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में v के कितना रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, 75%। उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक स्पीड। और मिक्स ट्रैफिक क्या होता है, अलग अलग स्पीड के व्हीकल चलते हैं, कोई ज्यादा स्पीड में चल रहा है, कोई कम स्पीड में चल रहा है, ठीक है। तो इस स्पीड को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं कितना, 75% पे, ठीक है। और जब इस इक्वेशन में यहाँ पे 75% v को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिजाइन सुपर एलिवेशन मिलेगा, जो किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर बाय 225 R के इक्वल, ठीक है। R यहाँ पे मीटर में और v क्या है इसमें, हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर। और इसका जो वैल्यू होगा डिजाइन सुपर एलिवेशन का 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा था डिजाइन सुपर एलिवेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। मीन्स जब हम लोग सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करेंगे तो किस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं रोड में। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, रोटेशन ऑफ द पेवमेंट, ठीक है, जो भी पेवमेंट है उसको रोटेट करेंगे। अब उसमें रोटेशन में 2 टाइप का आता है, एक तो अबाउट इनर एज रोटेशन और एक आता है रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन, ठीक है। मेन सेंटर लाइन का अबाउट रोटेशन, जैसे देखिए ये हमारे पास था क्या, पेवमेंट था, ठीक है। ये आउटर एज है, ये इनर एज है। हम लोग इनर एज को फिक्स कर दिए और आउटर एज को रेज कर दिए, कितना E, ठीक है। तो इस टाइप के
जब रोटेशन इसको रेज कर दिए तो इस टाइप के अटेनमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अबाउट इनर एज रोटेशन ऑफ द पेवमेंट। ठीक है, तो इस केस में अगर ये थीटा हम लोग कैलकुलेशन करें, थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखिए थीटा किसका इक्वल टू होता है, सुपर एलिवेशन टेन थीटा। तो टेन थीटा कैलकुलेशन करेंगे, नथिंग बट अगर ये एंगल छोटा है सिंपली थीटा ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू ई इक्वल टू नथिंग बट ई बाय बी। ठीक है, ये हमारे पास बी है, दैट इज विड्थ ऑफ द पेवमेंट। क्लियर ना। सिमिलरली अगर रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन करेंगे, ठीक है, अभी क्या था, इनर एज के अबाउट रोटेट करते थे, अब क्या करेंगे, सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे। ठीक है, तो सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे तो एक साइड नीचे झुकाना पड़ेगा, एक साइड ऊपर झुकाना उठाना पड़ेगा। तो इस साइड कितना उठाएंगे, ई बाई टू, और इस साइड नीचे झुकाएंगे कितना, ई बाई टू। तो यहाँ से ई बाई टू इसको क्या हो जाएगा, स्मॉल ई बी बाई टू। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसको पुट कर दिए। ये हमारे पास हो गया क्या, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व तो प्रोवाइड करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास रोड है, ठीक है, तो जब व्हीकल यहाँ पे मूव करता है, ठीक है, तो वो क्या ऑफ ट्रैकिंग होने का चांसेस होता है। जैसे देखिए ये अगर कोई व्हीकल है, ठीक है, अगर ये इसका फ्रंट व्हील है, ये इसका रियर व्हील है, ठीक है, ये अगर ऐसे मूव करता है, ठीक है, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है फ्रंट व्हील, बैक व्हील भी सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। कितना, ये वाला जो पार्ट हो जाता है ये ऑफ ट्रैकिंग होता है। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, अगर जो व्हीकल का ड्राइवर है उसका साइकोलॉजी मीन्स मेंटली भी इफेक्ट करता है। जब ये मूव करता है व्हीकल को यहाँ पे चलाता है तो एक्चुअल पाथ अगर ऐसे ऐसे फॉलो करना चाहिए था, बट ये ऐसे फॉलो ना करके ये जाता है ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, और ये हमारा जो ऑफ ट्रैकिंग होता है वो हो गया हमारे पास मैकेनिकल वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। और मैकेनिकल वाइडनिंग कितना होता है, तो मैकेनिकल वाइडनिंग कितना होता है, NL स्क्वायर बाई 2R, एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है हमारे पास V बाई 9.5 √R। ठीक है, तो ये देखिए ये जो मैकेनिकल वाइडनिंग है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला में आप लोग को ध्यान रखना है कि यूनिट का ये जो V होगा, V हमेशा होना चाहिए किलोमीटर पर आवर में, और R होना चाहिए हमेशा मीटर में। ठीक है, इसमें आप लोग को ध्यान रखना। बट इसमें आप लोग जो भी यूनिट में पुट करेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी आप लोग को किसमें, मीटर में पुट करना है। जब दोनों फॉर्मूला को कंबाइन आप लोग अगर यूज कर रहे हैं तो L क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ रिजिड व्हील बेस, IRC के अकॉर्डिंग ये कितना होता है 6.1 मीटर। N क्या है, नंबर ऑफ लेन, एंड R क्या है, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, और WE हमारे पास यहाँ से अगर सारे चीज को इस यूनिट में पुट करेंगे तो हमारे पास मीटर में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेटबैक डिस्टेंस। तो सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है कि सेंटर लाइन ऑफ द रोड से जो भी हमारा इनर साइड में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, वो भी मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आगे का अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है, कोई व्हीकल आ रहा है तो नहीं दिखेगा तो एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए ये हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहला है सिंगल लेन रोड के लिए। तो सिंगल लेन रोड के लिए अगर L इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू S1, L क्या है हमारे पास, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है उसका लेंथ, और S क्या है, S हमारे पास या तो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस SSD, या फिर ISD, या फिर OSD। ठीक है, एक्चुअली OSD इसमें नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिंगल लेन रोड में ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें S का जो क्राइटेरिया सिर्फ SSD और ISD होगा। ठीक है, तो इस केस में सिंगल लेन रोड में हमारे पास ये जो डिस्टेंस M है ये कितना होना चाहिए, R माइनस R cos अल्फा बाई 2। तो अल्फा क्या है, जो भी ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है उसका रेडियस कितना एंगल सबटेंड करेगा वो हमारे पास अल्फा हो गया। R क्या हो गया, रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अगर ये L हमारे पास लेस देन S हो गया, ठीक है, तो हमारे पास ये कितना होगा, सेटबैक डिस्टेंस। तो सेटबैक डिस्टेंस इस केस में हो जाता है R माइनस R cos अल्फा बाई 2 प्लस S माइनस L बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, ये केस था हमारे पास सिंगल लेन रोड के लिए ना। अगर मल्टी लेन रोड के लिए बात करें तो हमारे पास फिर से सेम आता है
इफ एल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस। इस केस में देखिए मल्टी लेन रोड में हमारे पास ओवरटेकिंग पॉसिबल होता है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास एस जो हो जाएगा, एसएसडी, आईएसडी और ओएसडी तीनों का केस में हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस केस में अगर एल हमारे पास ग्रेटर देन एस हुआ तो हमारे पास सेटबैक डिस्टेंस आ जाएगा आर माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। और अगर एल जो है हमारे पास लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन एस हुआ मींस साइड डिस्टेंस, तो हमारे पास सेटबैक डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2 प्लस एस माइनस एल बाय 2 साइन अल्फा बाय 2। अब देखिए डी क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, मल्टी लेन रोड के लिए। ये देखिए अभी सिंगल लेन रोड था, अगर इस केस में एक और मल्टी लेन रोड ऐसे रहेगा, ठीक है, इसका सेंटर लाइन ऐसे रहेगा, तो दो रोड के बीच का सेंटर लाइन के बीच का डिस्टेंस ये हमारे पास हो जाएगा डी, एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें एक टर्म डी, तो वो हो गया हमारे पास डी। तो ठीक है, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर सकते हैं सेटबैक डिस्टेंस। क्लियर है, सारे केस कवर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आता है और लास्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का, वो है ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? ट्रांजिशन कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व का जो सर्कुलर कर्व होता है, सर्कुलर कर्व को प्रोवाइड करने से पहले हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन कर्व, जो कि एक ऐसा कर्व होता है जिसका रेडियस 0 से इंफिनिटी तक में वेरी करता है, ठीक है। उस टाइप के कर्व को हम लोग ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली, ठीक है। तो हम लोग को क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है या फिर सुपर एलिवेशन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उन दोनों को ग्रेजुअल इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रांजिशन कर्व है इसका क्या रिक्वायरमेंट है और ये आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? तो इसका रिक्वायरमेंट होता है L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। ये LS हो गया, जो हमारे पास ट्रांजिशन कर्व का लेंथ है, उसका लेंथ हमेशा वेरी करना चाहिए रेडियस के इनवर्सली में, ठीक है। मीन्स अगर रेडियस ऑफ द कर्व बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व घटेगा, ठीक है ना। आइडियल ट्रांजिशन कर्व की बात करें एज पर IRC, तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्पाइरल, उसी को क्लोथॉइड और ग्लोबर स्पाइरल भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज, ठीक है। अगर छोटा एग्जाम है जैसे SSC या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, तो इसमें ये बहुत ज्यादा रिपीटेड टाइप का ये क्वेश्चन है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है आइडियल ट्रांजिशन कर्व की, ठीक है। और आइडियल ट्रांजिशन कर्व कौन सा हम लोग प्रोवाइड करते हैं? ये स्पाइरल, क्लोथॉइड और ग्लोबर्स स्पाइरल, ठीक है। तो इसको याद रखिए ना। अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोग कि जब ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ डिसाइड करने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कंफर्ट, सेकंड सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया, और थर्ड है हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला जो IRC ने रिकमेंड किया। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कंफर्ट के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास ट्रांजिशन कर्व का लेंथ आ जाता है VQ/CR। यहाँ पे V का वैल्यू मीटर पर सेकंड में होगा, R का वैल्यू इन मीटर। ये हमारे पास C है, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन कर सकते हैं 80/75 प्लस V, ठीक है। V क्या हो गया हमारे पास, जो भी डिजाइन स्पीड है रोड का, और यहाँ पे V का जो वैल्यू पुट करेंगे किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मीटर में पुट करना है, मीटर पर सेकंड, बट ये कांस्टेंट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होना चाहिए 0.5 से 0.8 के बीच में होना चाहिए, ठीक। अगर इन केस C का वैल्यू 0.5 से कम आता है तो क्या करेंगे, हम लोग 0.5 लेंगे, ठीक है। और 0.8 से ज्यादा आता है तो उस केस में हम लोग 0.8 फिक्स करेंगे, ठीक है। वहां से C निकालेंगे, C का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग का पहला कंडीशन पे हम लोग का लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मिल जाएगा ना। सेकंड क्राइटेरिया सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया। सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया में होता है जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो जाता है वो होता है E होल इंटू W प्लस WE, मीन्स विड्थ ऑफ द एक्चुअल रोड, एंड W इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द रोड, एंड N इज द जो भी हम लोग जिस रेट से प्रोवाइड कर रहे हैं सुपर एलिवेशन को जिस रेट से प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास हो गया N, ठीक है। तो ये अभी मैं बताया था कि जो सुपर एलिवेशन को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर अटेनमेंट करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। एक तो आउटर एज को उठा के रोटेशन अबाउट इनर एज, और एक रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन, ठीक है। तो जब हम लोग रोटेशन अबाउट इनर एज करेंगे तो हम लोग का जो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ होगा वो ये हो जाएगा,
और अगर हम लोग रोटेशन अबाउट सेंट्रल लाइन करेंगे तो हमारे पास इसका हाफ हो जाएगा लेंथ, एल एस इक्वल टू ई होल इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू एन बाई 2। तो एन यहाँ पे पुट करना है, जैसे कि हमारे पास जो कोई भी सुपर एलिवेशन है जिसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 1:n के रेशियो में, तो यहाँ पे जो n है वो n हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और जो E है हमारे पास सुपर एलिवेशन, वो हमारे पास हो जाएगा डिजाइन सुपर एलिवेशन, मीन्स डिजाइन करने के बाद जो भी सुपर एलिवेशन आएगा वो, ठीक है। नाउ थर्ड क्राइटेरिया है इंपेरिकल फॉर्मूला, वो हमारे पास दो है, एक प्लेन रोलिंग ट्रेन के लिए, प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के लिए, और एक है हिली टेरेन के लिए, ठीक है। तो प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन में क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का 2.7 v²/r, और हिली टेरेन में हो जाता है ls इक्वल टू v²/r। तो देखिए ये दोनों क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में आप लोग को यूनिट याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, v को हम लोग किलोमीटर पर आवर में पुट करना है एंड r को मीटर में पुट करना है, तब जाके हम लोग का जो ls मिलेगा मीन्स लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वो हम लोग को मीटर में मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्टिकल कर्व, ठीक है। और उससे पहले एक चीज है, जैसे यहाँ 3 क्राइटेरिया है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सुपर एलिवेशन एंड इंपेरिकल। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम आता है हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल कर्व, ठीक है। जब वर्टिकल कर्व में व्हीकल मूव करता है, ठीक है, तो 2 टाइप का वर्टिकल कर्व आता है, एक सबमिट कर्व, एक वैली कर्व, ठीक है। देखिए अगर कोई रोड है, ऐसे 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 हो सकता है, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, सबमिट कर्व बोलेंगे। और जो नीचे डाउन द पॉइंट है, ठीक है, तो इस टाइप के कर्व को हम लोग बोलेंगे वैली कर्व, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं सबमिट कर्व। तो आइडियल सबमिट कर्व क्या होता है, एज पर IRC 2 डिग्री पैराबोला और स्क्वायर पैराबोला बोल सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आइडियल सबमिट कर्व क्या होता है, वो 2 डिग्री पैराबोला होता है, ठीक है। तो देखिए जब व्हीकल सबमिट कर्व में मूव करता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि उसका सिर्फ साइड डिस्टेंस ही प्रॉब्लम करता है। तो हम लोग इसलिए सिर्फ सबमिट कर्व को साइड डिस्टेंस के बेसिस पे डिजाइन करते हैं। तो हम लोग को क्या साइड डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग का लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व और सबमिट कर्व कैलकुलेशन करना होता है। तो पहला हमारा कंडीशन है, अगर जो हमारा ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया s, दैट इज SSD का, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, तो उस केस में हो जाएगा ns²/√2 कैपिटल H प्लस √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है कि सपोज दैट एक ग्रेडियंट रोड है, ऐसे चल रहा है, दूसरा ऐसे मिल गया, ये अगर n1 ग्रेडियंट है, ये n2 ग्रेडियंट है, तो ये राइजिंग ग्रेडियंट है, तो इसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, ये डाउन द ग्रेडियंट है, इसको नेगेटिव से। तो दोनों का जो सम होता है दैट इज n इक्वल टू n1 माइनस n2। अगर इसमें बात करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 यहाँ प्लस में माइनस ऑफ n2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। 2 ग्रेडियंट जब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो हो गया n। s क्या है हमारे पास, SSD साइड डिस्टेंस। कैपिटल H क्या होता है, 1.2 मीटर। ये क्या होता है कि हाइट ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम द रोड। सपोज दैट ये रोड है, ये व्हीकल है, व्हीकल का ड्राइवर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होता है कैपिटल H दैट इज 1.2, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको आप लोग सिंपली रोड में बोलते हैं कि कोई भी क्या है स्पीड ब्रेकर जैसे होता है, ठीक है, उसी को हम लोग लेके डिजाइन करते हैं। तो स्पीड ब्रेकर का हाइट कितना होता है, दैट इज 0.15 के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा ns²/4.4, ठीक है, क्लियर। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। तो जब ये लेंथ आएगा, ठीक है, ये लेंथ को आपको वेरीफाई करना है कि ये L जो आया वो हमारा SSD से ज्यादा है या नहीं। अगर ज्यादा नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा, मतलब ये हम लोग का लेंथ नहीं लेना है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट केस पे जाएंगे, L इज लेस देन S, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, L जो हम लोग कैलकुलेशन है ट्वाइस ऑफ SSD माइनस ये 4.4/n। ये 4.4 किसका वैल्यू था, ये इसका वैल्यू था, ठीक है, √2 कैपिटल H प्लस √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा और n डिवाइडिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तब हमारे पास जो L आएगा वो हमारे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, ठीक है। तो देखिए ये SSD के केस में था। अब हम लोग का अगर ISD और OSD के केस में रहा
तो हम लोग का L क्या हो जाएगा, L इक्वल टू NS स्क्वायर बाय रूट अंडर 2 कैपिटल H प्लस रूट अंडर 2 स्मॉल h का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला में क्या हुआ है कि यहाँ जो स्मॉल h था, ठीक है, ये स्मॉल h रिप्लेस हो गया कैपिटल H जिसका वैल्यू 1.2 होता है, ठीक है, और बाकी कोई चेंजेस नहीं। मींस SSD के केस में स्मॉल h आता है और ISD और OSD के केस में कैपिटल H दोनों के केस में आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कैपिटल H के जगह पे अगर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू h इक्वल टू 1.2 तो हमारे पास ये L का फॉर्मूला बन जाएगा NS स्क्वायर बाय 8h इक्वल टू NS स्क्वायर बाय 9.6। ओके, ये हमारे पास हो गया था। तो फिर यहाँ से भी जो लेंथ आएगा वो भी आप लोग को वेरीफाई करना है कि वो हमारा ISD और OSD जो है उससे ज्यादा है या नहीं। ज्यादा नहीं आएगा तो फिर ये लेंथ नहीं लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलेंगे, केस 4 पे क्या होगा है नेक्स्ट केस, L इज लेस देन S, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे L इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ISD और OSD माइनस 9.6 N, ठीक है। तब फिर जो लेंथ आएगा वो लेंगे। क्लियर, सबमिट करो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वैली कर्व, ठीक है। वैली कर्व क्या होता है अभी मैं बताया कि जो नीचे डाउन द मूवमेंट, ठीक है, तो डाउन द मूवमेंट में चलता है जब व्हीकल, तो उसमें क्या होता है साइट डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें सिर्फ एक हेडलाइट साइट डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है और एक कंफर्ट कंडीशन का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग ये हेडलाइट साइट डिस्टेंस के बेसिस पे इसका लेंथ कैलकुलेशन करेंगे और कंफर्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं हेडलाइट साइट डिस्टेंस पे लेंथ ऑफ द वैली कर्व क्या होगा। उससे पहले जान लीजिए कि आइडियल वैली कर्व क्या होता है, ठीक है। आइडियल वैली कर्व होता है 3 डिग्री पैराबोला और क्यूबिक पैराबोला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, 3 डिग्री पैराबोला होता है आइडियल वैली कर्व। तो लेंथ ऑफ द वैली कर्व एज पर द हेडलाइट साइट डिस्टेंस, तो इसमें भी केस 1 है। अगर लेंथ ऑफ द वैली कर्व ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गया दैट इज HSD से, मींस हेडलाइट साइट डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा L हमारे पास NS स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ H1 प्लस S10 अल्फा, ठीक है। H1 क्या है, H1 है हाइट ऑफ द हेडलाइट फ्रॉम द रोड, ठीक है। जैसे ये हमारा वैली कर्व, यहाँ पे कोई व्हीकल है, ठीक है, इसका हेडलाइट यहाँ पे है, तो हेडलाइट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा H1, क्लियर है। और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ से देखने के बाद कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारे पास अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना होता है, हम लोग लेते हैं मिनिमम 1 डिग्री और H1 का वैल्यू 0.75। तो इन दोनों का वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा NS स्क्वायर बाय 1.5 प्लस 0.035 S, ठीक है। अगर फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करना है, ये जो L का वैल्यू आएगा वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए हेडलाइट साइट डिस्टेंस से। अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट केस पे चलेंगे। नेक्स्ट केस क्या है, L इज लेस देन S। तो यहाँ से L जो कैलकुलेशन करेंगे वो फिर हो जाएगा 2S माइनस 1.5 प्लस 0.035 S बाय N, ठीक है। तो फिर ये जो हमारा लेंथ आएगा ये हमारे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ द वैली कर्व फॉर हेडलाइट साइट डिस्टेंस, क्लियर। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्राइटेरिया जो लेंथ ऑफ वैली कर्व एज पर कंफर्ट कंडीशन। तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वैली कर्व L इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट अंडर NV क्यू बाय C, और ये जो C का वैल्यू होगा वो कितना 0.61 मीटर पर सेकंड क्यूब। और ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा L इक्वल टू 0.038 रूट अंडर NV क्यूब, ठीक है। ये क्या है, इस फॉर्मूला में V क्या है किलोमीटर पर आवर में और N क्या है रेशियो में पुट करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हम लोग सबमिट कर्व डिजाइन कर रहे थे उसका एक ही कंडीशन था कि साइट डिस्टेंस, बट हम लोग जब वैली कर्व डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें हम लोग का 2 कंडीशन है, एक तो हेडलाइट साइट डिस्टेंस और एक कंफर्ट कंडीशन। तो कौन सा अगर डिजाइन करने के टाइम पे अगर हम लोग को पूछा जाए कि कौन सा लेंथ लेना है तो हम लोग का क्या हेडलाइट साइड डिस्टेंस पे जो भी लेंथ आएगा वैली का और कंफर्ट कंडीशन पे जो भी आएगा दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। और अगर हम लोग को एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वैली कर्व कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वैली कर्व कैसे फॉर्म होता है, जब 2 ग्रेडियंट एक तो N1 है और दूसरा N2 है, कुछ इस टाइप से अगर मीट करेगा तो हम लोग का क्या है यहाँ पे वैली कर्व फॉर्म होगा, ठीक है। तो हम लोग का ये लोवेस्ट पॉइंट जो है कर्व का वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग का जो ये लेंथ ऑफ द कर्व है, ठीक है, कितना में प्रोवाइड हुआ N1 प्लस N2 दोनों ग्रेडियंट पे लेंथ ऑफ द वैली कर्व यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन होगा। तो
टोटल एन में हमारा जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है कितना है, एल। सिमिलरली अगर स्मॉल एन यहां तक जा रहा है तो स्मॉल n1 में हमारे पास क्या होगा, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हमारे पास ये लोवेस्ट पॉइंट, दैट इज उसको मैं L1 से डिनोट कर देता हूँ। L1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास L इंटू n1/n। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वैली कर्व। सिमिलरली हम लोग सबमिट कर्व में भी टॉप मोस्ट पॉइंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल n में हमारे पास लेंथ l होता है तो n1 ग्रेडियंट में कितना होगा, तो यहां से भी कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट होगा सबमिट कर्व का वो हो जाएगा l इंटू n1/n। ठीक है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाईवे पेवमेंट मटेरियल। ठीक है,